गुड मॉर्निंग सब लोगों को। गुड मॉर्निंग। फिजिक्स वाले में थोड़ा सा सर्वर लोड बढ़ गया था, इसलिए 15 मिनट पहले ही क्लास को कट कर दिया गया था। जानते ना, एग्जाम आ गया है तो सब खखुआ के पढ़ने लगता है। सर्वर से थोड़ा बड़ी महंगा आता है, क्या बोला जाए यार। 1 घंटा क्लास लो, 1 रुपया ले लेता है। समझ आ गया? आप लोग से 200 रुपया फीसे लिया गया, 200 घंटा तो आप ही लोग को पढ़ा देते हैं। साउंड आ रहा है? साउंड आ रहा है तो यस बोलिए, नहीं आ रहा है तो कुछ मत बोलिए। चलिए, इससे पहले के क्लास में केंद्र राज्य संबंध के बारे में बहुत ही चिल्ला चिल्ला के बताए थे, और लास्ट खत्म किए थे आर्टिकल 263 पर। आर्टिकल 263 क्या था? आंसर देंगे आप लोग? आर्टिकल 263 क्या चीज था? हम्म। हाँ। कौन सा न्यूज चैनल है? कौन सा न्यूज चैनल है? तो पूछ के बताना तब ना। दे दो व्हाट्सएप वाला देना। ठीक है, बोलना न्यूज चैनल, अपना नाम बताया। चलो ठीक। उस पे भी लिखेगा ना मैसेज पे कि कौन से न्यूज चैनल है, वरना देखबे नहीं करेंगे हम। नहीं नहीं, अभी नहीं। साउंड आ रहा है? अरे वो थोड़ा सा न्यूज चैनल वाला परेशान कर रहा है सर ना। ये खान सर का मतलब टीचिंग कैटेगरी में नंबर 1 और पूरे यूट्यूब में 8वां नंबर पे लेके गया है, तो वही थोड़ा सा न्यूज का लेके बोलेगा वो। आगे देखा जाए। भाई बिहार के लिए बड़ी बात है, बिहार में फर्स्ट टाइम किसी को नंबर 8 पे ले गया, टीचर को। टीचिंग को तो उस कैटेगरी में ले ही नहीं जाता है। चलो भैया देखो, ये बताइए आर्टिकल 263 में किस चीज की चर्चा थी? आर्टिकल 263 में क्या चीज था? अंतरराज्यीय परिषद था, इंटर स्टेट काउंसिल। अंतरराज्यीय परिषद था। अंतरराज्यीय परिषद के गठन कौन करते हैं? राष्ट्रपति। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। कितने मंत्री होते हैं? 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं। साल में कितनी बार बैठक बुलाई जाती है? 3 बार बैठक बुलाई जाती है, ताकि आपसी वाद विवाद को सुलझाया जा सके। आपको भाग 11 तक पढ़ा दिए थे, आज भाग 12 पढ़ा देंगे। और भाग 12 कंप्लीट होगा ना तो आपका आर्टिकल 300 तक कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 395 अनुच्छेद है। कितना है? 395। कहाँ तक आ गए हैं आप लोग? दिख रहा है? यहाँ तक आ गए हैं। खिचड़ी जो होता है ना, तिल संक्रांत, खिचड़ी के दिन आपका पॉलिटी का क्लास खत्म कर देंगे। खिचड़ी के दिन आपके पॉलिटी का क्लास को खत्म कर दिया जाएगा। आज से 20 दिन है। अरे 500 कौन बोलता है रे? 395 अनुच्छेद। कख गग को भी जोड़ लिया है क्या? कख गग को जोड़ा है तो जोड़ थोड़ा। तो पंचायती राज में 29 को पढ़ाए हैं, और इसमें 18 को पढ़ाए हैं, सहकारी समिति में पढ़ाए हैं, मूल कर्तव्य पढ़ाए हैं। हम कख गग नहीं जोड़ रहे हैं तो तुम क्या जोड़ रहा है? हम कख गग जोड़ेंगे तभी 400 के पार में हम। जब हम भी का नहीं जोड़ रहे तो तुम भी मत जोड़ो। चलो, अब भाग 12 में देखते हैं। हमको फाइनेंस के बारे में बोला है, प्रॉपर्टी के बारे में बताया, और संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोला है। संविदा मतलब समझते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोला गया। तो इस सब में चर्चा है। ये ज्यादातर हिस्सा इसका इकोनॉमिक्स का है, लेकिन पॉलिटी में भी इसको पढ़ना है। तो देखिए, आर्टिकल 264 में तो केवल इन लोगों की परिभाषा दी गई है कि संविदा किसे कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, और वित्त क्या चीज होता है, फाइनेंस क्या होता है। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट अनुच्छेद शुरू होते हैं वो 265 से चालू होते हैं। आर्टिकल 265, 266, 267, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे पार्ट में।
बाकी का चीज हम समझा देंगे, आर्टिकल वाइज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 265 में कहा है कि जब तक संसद कोई कानून नहीं बना देती है, देश में कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता, या जब तक राज्यों की विधानमंडल कोई कानून नहीं बनाती है तब तक टैक्स नहीं लिया जा सकता है। मतलब बिना कानून के, बिना विधि आप टैक्स नहीं ले सकते हैं। जब तक कानून में उसका संशोधन ना हो जाए तब तक आप टैक्स नहीं ले सकते। जैसे जीएसटी, हम लोगों से 18% जीएसटी ले लिया जाता है, साला जान ले लेता है जीएसटी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 18% जीएसटी लेके जाता है। तो क्रीम पाउडर पे भी 18% है, शिक्षा पे भी 18%। सोचा दोनों बराबर है, कैसे आ गया यार? क्या सोच के अरुण जेटली ने ये काम किया था कि मेकअप, क्रीम पाउडर, मोबाइल, इंटरटेनमेंट, ये सब चीज 18% जीएसटी, और टीचर भी 18% जीएसटी। वाह वाह वाह! अरे भैया अर्थशास्त्र भारत का वाह! एक और जहां कहा जाता है कि घर घर शिक्षा पहुंचना है, तो घर घर शिक्षा पहुंचाने के लिए 18% जीएसटी मारा है। यार 28 मार देता, उस पे से 30% इनकम टैक्स। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं, चलते रहे। हमको क्या जाता है, 18% आप ही से लेके दे देते, आप जितना दीजिएगा उसका दे देंगे। चलिए मेरी ओर ध्यान से देखिए। जब तक संसद कोई कानून नहीं बनाती है वो देश से कोई टैक्स नहीं वसूल सकती है, और जब तक कोई ये राज्य सरकार कानून ना बना दे, जब तक राज्य सरकार कोई कानून ना बना दे तब तक कोई टैक्स नहीं लिया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बिना कानून के, अरे सीआरपीसी आरपीसी बताएंगे बाबू, वकील थोड़े बनना है, जो मेन मेन चीजें हैं बताएंगे आपको, क्या टेंशन लेते हैं। विधि के बिना कोई कर का अधिरोपण नहीं कर सकते, विधि के बिना कोई भी टैक्स को इम्पोज नहीं कर सकते, विधि के बिना किसी भी विधि, विधि मतलब क्या होता है, कानून, विधि के बिना, विधि के बिना कर का अधिरोपण, अधिरोपण नहीं कर सकते हैं जब तक टैक्स, जब तक कानून नहीं बना देता है। नो टैक्स शैल बी इम्पोज विदाउट authorization of law. There will no any tax shall be imposed without authorization of law. जब तक लॉ नहीं बन जाता है तब तक आप कोई भी टैक्स को इम्पोज नहीं कर सकते, आप टैक्स को लगा ही नहीं सकते बिना विधि के द्वारा। अब ये विधि कौन बनाता है? तो भैया विधि दो जगह से बनती है। कितने जगह से विधि बनती है? तो दो जगह से। राज्य के लिए, ऐसे देश के लिए बनाना है तो संसद, और ऐसे बनाना है तो विधानमंडल, विधानमंडल। इसके अलावा आप टैक्स नहीं ले सकते। ये क्वेश्चन आप एकदम वैसे याद रख लीजिए जैसे आपको अपने पिताजी का नाम याद है। आप में से कोई है जिसको पिताजी का नाम भूल गया? हाँ, पिताजी का नाम भूल गया तो सोचिए पॉलिटी भूल जाएगा। तो जैसे आपको अपने बाबूजी का नाम याद है, वैसे ये अनुच्छेद याद रखिएगा 265। क्या अनुच्छेद है? 265, कि बिना कानून बनाए आप कोई भी टैक्स नहीं ले सकते। आपको मन है एक्स्ट्रा टैक्स लेने का तो ले लीजिए। आपको पता है हम लोग शेष देते हैं, लोग शेष समझते हैं। 18% जीएसटी देने के बाद जो घट बच जाता है हमारे पास पैसा प्रॉफिट के रूप में, अब उसका 30% टैक्स देते हैं इनकम टैक्स के रूप में। उसके बाद उसमें शेष देते हैं गंगा की सफाई के लिए और वृद्धा पेंशन हेन तेन दुनिया भर के लिए। तो ये जब तक कानून बनाया गया है सरकार को कि लूट लो मास्टर साहब लोग को, समझ आ गया? तो ये कानून जब तक नहीं बनेगा तब तक नहीं याद, भूलना नहीं है आप लोग को। एगो करें पीआईएल लगा दो, भैया इस पे पीआईएल नहीं सुना जाएगा, क्योंकि पीआईएल का कहना है, कोर्ट यही कहती है कि अगर देश कोई गलत कानून बनाएगा तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। पीआईएल में ये थोड़ी सुना जाता है कि आपके हिसाब से टैक्स को बढ़ाया घटाया जाएगा। वो कह देगा कि भैया इसकी जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय की है। कानून सही है हम ये बता सकते हैं, अब कानून अच्छा है या खराब है, आपको पसंद है या नहीं पसंद है, ये नहीं बता सकते। चलिए आगे देखिए। यहाँ पर 266 में क्या बोला गया है? 265 में किसी को दिक्कत है? अगर कोई बोका भूल गया 265, दांते काट लेंगे हम उसको। हम अगर 265 भूल गए तो आपको पॉलिटी में क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी नहीं मिलेगी तो लड़का रहेगा तो उसको बकलोल लड़की मिलेगी, दांत बाहर निकल जाएगा, एकदम भैंस के जैसन रहेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और लड़की अगर नहीं पढ़ी है, नौकरी नहीं मिलेगा, उसको बूढ़ सूढ़ मिल जाएगा उसको। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। 266 में संचित निधि की चर्चा है। किस निधि की चर्चा है? संचित निधि की चर्चा है। संचित निधि को कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं। कौन सा फंड कहेंगे? कंसोलिडेटेड फंड। संचित निधि, कौन सा निधि? संचित निधि। संचित निधि, निधि, कंसोलिडेटेड फंड,
कॉन्सोलिडेटेड कॉन्सोलिडेटेड फंड, संचित निधि यानी कॉन्सोलिडेटेड फंड। संचित निधि क्या होता है? देखिए, देश का जितना भी पैसा है, जितना टैक्स लिया जाता है, वो जितना टैक्स का पैसा होता है, जितना भी सरकार का प्रॉफिट होता है, सरकार को जो जो प्रॉफिट हुआ और सरकार को जो जो टैक्स मिला, और सरकार को जो जो फीस कलेक्ट हुआ, ये सब का सब कहाँ चला जाता है? आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के पास। और उसी अकाउंट नंबर को हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि। जितना पैसा दिया जा रहा है, करोड़ों करोड़ों टैक्स लगता है भाई साहब देश के ऊपर, अरबों खरबों टैक्स, 5 लाख करोड़ सोचिए टैक्स वसूल लेती है गवर्नमेंट, 5 लाख करोड़ इतना वसूल लेती है। टैक्स का पैसा कहाँ जमा होता है? आरबीआई में। हम लोग जब टैक्स जमा करने जाते हैं ना अकाउंट में, तो किसके अकाउंट में जमा करेंगे? बैंकवा को दे देंगे, तुम ही रख लो। हाँ, किसको देंगे? मोदी जी को, कि अपने अकाउंट में डाल दीजिए। पता चला मोर को दाना खिला देंगे हमारे टैक्स के पैसा से, दाना खा जाओ समझ में गया? किसको देंगे? नीतीश कुमार को? किसी को नहीं देते, आरबीआई को दे देते हैं। तो वहाँ आरबीआई का नंबर होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, आरबीआई का आईएफएससी कोड। जैसे आपको हमारे पास भेजना है तो मेरे अकाउंट में डालते हैं ना, हमको टैक्स भेजना आरबीआई के पास। जितना भी गवर्नमेंट फीस वसूलती है, गवर्नमेंट क्या करती है? फीस वसूलती है। जैसे आप गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़िएगा या आप ट्रेन में चढ़िएगा, ये सब पैसा कहाँ जाता है? रेलवे डिपार्टमेंट अपने पास रखता है, आरबीआई के पास भेजा जाता है। जितना भी प्रॉफिट होता है, सरकार को फायदा होता है। जैसे ट्रेन को बेच दिए लोग, कहीं को ट्रेन बेच दिए, तो ट्रेन को जब बेचा गया, रेलवे स्टेशन को बेचा गया, लाल किला को भाड़ा पे बेच दिया गया, 25 करोड़ में, 200 करोड़ में, 150 करोड़ में, जितना वो पैसा कौन रखता है? वो आरबीआई रखती है। कौन रखती है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसी अकाउंट को क्या कहा जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड। अब राज्य सरकार भी आरबीआई के पास रखेगी, केंद्र सरकार भी आरबीआई के पास रखेगी। दोनों को रिजर्व बैंक के पास रखना है, क्योंकि रिजर्व बैंक भागता नहीं है पता चला कोनो ऐसा बैंक के पास रख दिए जो बंद होके भाग गया तो सरकारें पगला जाएगी कंसोलिडेटेड फंड इसी में होता। अब इसमें एक खासियत समझिए कंसोलिडेटेड फंड में, इससे आपको धन निकालने के लिए आपको बजट बनाना पड़ेगा, और बजट के बाद कौन सा विधेयक लाना पड़ेगा? विनियोग विधेयक। इससे पैसा निकालने के लिए, जमा करने के लिए तो सिंपल है, ले जाके जमा कर दीजिए। निकालने के लिए झमेला है, संसद में पैसे, बजट बताइए, हई काम करना है, और उसके बाद विनियोग विधेयक लाइए, पढ़ा दिए विनियोग विधेयक, तब पैसा निकलेगा। और मुख्यमंत्री को खत्म खर्चा करना है। मान के चलिए कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी, या फिर अशोक गहलोत जी, या केजरीवाल साहब, या योगी जी, नीतीश कुमार, जिनको भी खर्चा करना है, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने संसद में, अपने विधानमंडल में बजट प्रस्तुत कराइए, विनियोग विधेयक लाइए, पैसा निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या दिया जाता है? वेतन दिया जाता है। जितने सरकारी पद के लोग हैं उनको वेतन यहीं से दिए जाते हैं। बड़का बड़का लोगों को वेतन दिया जाता है, बड़का बड़का लोगों को, सरकारी लोगों नहीं, बड़का बड़का लोग को वेतन दिया जाता है। जज हो गया, राष्ट्रपति हो गया, सांसद लोग हो गए, लोग ये यूपीएससी के सदस्य लोग, जितने बड़े बड़े लोग हैं उनको वेतन दिया जाता है। और यह वेतन को आप कभी भी स्टॉप नहीं कर सकते। जो भी वेतन संचित निधि से दिया जाता है उस वेतन को आप स्टॉप नहीं कर सकते, और ना ही इस वेतन को कम कर सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जज किसी से नहीं डरते हैं। सोच रहा कौन ची कर लेगा तुम मेरा 1 रुपया नहीं काट सकता है। लेकिन मास्टर लोग डर जाता है, दरोगा डर जाता है। सोच रहा हम लोग को संचित निधि से नहीं मिलता है, हम लोग सरकारी मास्टर तो है नहीं लोग, तो जो सरकारी मास्टर है उन लोग का कब वो रोक देगा। तो संचित निधि से वेतन दिया जाता है। देश में जितना ऋण लिया गया है, क्या लिया गया है? ऋण लिया गया, कर्जा, वो कौन देगा? संचित निधि से दिया जाएगा। अब देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर देश में जितना कर्जा था, 10 साल में मनमोहन सिंह ने भी उस कर्जे को भरा, और मनमोहन सिंह ने भी कर्जा लिया। 10 सालों में मनमोहन सिंह की सरकार ने जो कर्जा लिया, उस कर्जे को मोदी जी भी भरे, और देश में कर्जा भी लिया गया। ऐसा नहीं है कि देश में कर्जा नहीं है, देश में कर्जा बहुत बड़ा है। लगभग आपका 560 बिलियन डॉलर का क्या है? कर्जा है। तो देश में, हर देश के ऊपर कर्जा रहता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लोन लेना अच्छी बात होती है। क्यों? क्योंकि अब बताइए,
मान के चलिए हम कहीं से 10 करोड़ का लोन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 10 करोड़ का लोन लेंगे, और उस 10 करोड़ के लोन से हम कोई काम कर लेते हैं। मान के चलिए 10 करोड़ का लोन लेके एगो बिल्डिंगे खरीद लिए, और 1 साल बाद उस बिल्डिंग को बेचेंगे तो 10 करोड़ की जगह 12 करोड़ मिलेगा। 12 करोड़ मिलेगा, तो हमारे पास आ गया 12 करोड़। 10 करोड़ उनको लौटा दिए, 1 करोड़ कहेंगे ले लीजिए, ब्याज ले लीजिए, 1 करोड़ फायदा आ गया कि नहीं? तो ह्यूज अमाउंट में लोन लेकर बिजनेस कर देना कोई गलत नहीं होता है। भारत भी वही करता है। भारत लोन लेता है कौन सी के लिए? दतवन खरीदने के लिए थोड़ी ना। भारत ने लोन लेकर मेट्रो बनाया। दिल्ली मेट्रो अरबों खरबों कमाती है यार, इतना। दिल्ली मेट्रो दिल है, दिल्ली का दिल। दिल मेट्रो बंद, दिल्ली जाम हो जाएगा सोचा। तो अच्छा काम करती है। कर्जा लेके एयरपोर्ट बना दीजिए, कर्जा लेके कुछ कीजिए, धकाधक पैसा आएगा, पैसा आता है। आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कोई भी कर्ज जो होता है वो संचित निधि पे दिया जाता है। उसके अलावे भारत की देयता, देयता अगर मान लीजिए भारत ने किसी को बोल दिया, जैसे नेपाल में भूकंप आया था, तो भारत ने कहा था कि हम आपको देंगे पैसा 800 करोड़, 900 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, हमेशा दान देते रहता है। गहरे से जाता है किसी के दान, संचित निधि से जाता है। और वो संचित निधि में क्या आता है पैसा? पता है कैसा रहा पैसा है? आप हमको दिए हैं फीस, हम दिए हैं टैक्स, और वो गया है आरबीआई के पास पैसा। तो अगर कोई सरकार आपको ये कहती है कि हमने किया है, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, चाहे वो मोदी जी हो, तो भैया याद रखो ये देश ऐसा चीज है कि इसमें चेन बना हुआ है। हर आदमी एक दूसरे के चेन बना हुआ है। वरना एक बात कहते हैं कि किसी सरकार की हैसियत पता करनी है ना, किसी भी सरकार की हैसियत पता करनी है, तो बस 1 साल के लिए कह दो कि भैया आप 1 साल कोई टैक्स मत दो। देखिएगा सरकार को कटोरा लेके आना पड़ेगा भैया 10 रुपया दे दे, 20 रुपया दे दे। बस 1 साल तक कह दिए, 1 साल छोड़े यार, 1 साल बहुत बड़ा होता है। बस सरकार कह दे 1 महीना का जीएसटी मत देना। बस सरकार ये कह देना कि खान साहब आप एक काम कीजिए, दिसंबर का जीएसटी मत दीजिएगा, या नवंबर वाला जीएसटी, नवंबर का अरे कितना तारीख है जी जीएसटी भरना है? 16 है अभी, चलो 22 तक डेट रहता है, 24 तक। तो अगर कह देगी कि जीएसटी का, तो जीएसटी भरना पड़ता है सब लोग को, तो ये बहुत ज्यादा हो जाता है। तो भाई इस देश भी चलता है टैक्स से ही चलता है। आखिर घर से, सरकार घर से थोड़ी रहेगी यार, वो भी तो उसी से चलती है। तो ये ऐसा एक दूसरे में घमंड नहीं करना चाहिए। हम एक दूसरे के चेन की तरह, ट्रेन के पहिया की तरह। तो आप बताइए कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या संचित निधि की चर्चा किस में है? 266 में है। इस अनुच्छेद को वैसे याद रखिएगा जैसे आपको अपनी माता जी का नाम याद है। इसको याद रखिएगा जैसे आपको आपके पिताजी का नाम याद है। ये दोनों पूछता है। संचित निधि की चर्चा आर्टिकल 266 में है। जितना सरकार को प्रॉफिट होता है, सरकार जितना फीस कलेक्ट करती है, टैक्स होता है, उसको आरबीआई में जमा कर देती है। इसी को कंसोलिडेटेड फंड या संचित निधि कहते हैं। इससे पैसा निकालना बहुत झमेला का काम है। पहले बजट दिखाइए, फिर विनियोग भी देख लाइए, तब होता है। इसी से बड़े बड़े लोगों को वेतन दिया जाता है। सरकार का जितना कर्जा है वो, और भारत सरकार की जो देयता होती है, किसी को गिफ्ट दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, जितना खर्च होता है, जितना, जैसे राफेल का पैसा है, राफेल का पैसा कौन दिया है? आरबीआई से है राफेल का पैसा। किसी को दिक्कत? माता जी संचित देवी संचित देवी, माता जी संचित देवी। अब इसके बाद आता है कंटीजेंसी फंड। 267 याद रखेंगे। इसको वैसे याद रखिएगा जैसे आपको अपना नाम याद है। इसका नाम याद रखिए जिस तरह से पिताजी का नाम नहीं भूलता, ये नहीं भूलना चाहिए। माता जी का नाम नहीं भूलता, ये नहीं भूलना चाहिए। वैसे ही ये भी नहीं भूलना चाहिए। 267 इसे कहते हैं आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, इमरजेंसी फंड। ये कौन सा हो गया? इमरजेंसी फंड। लेकिन इसे इमरजेंसी फंड इंग्लिश हो जाता है। पॉलिटिकल नेम इसका जो होता है वो कंटीजेंसी फंड होता है। कंटीजेंसी, इमरजेंसी कहिए या कंटीजेंसी कहिए, बात बराबर है। याद रखने का तरीका सिंपल है। जिस तरह से इमरजेंसी होता है उसी का भाई होता है कंटीजेंसी। क्या होता है? कंटीजेंसी। कंटीजेंसी फंड, कंटीजेंसी फंड होता है, कंटीजेंसी फंड होता है। देखिए आकस्मिक निधि एक पैसा होता है
ये पैसा संचित निधि से निकालकर इसमें रखा जाता है। अमूमन इसमें 500 करोड़ रुपए रखे होते हैं। कितने होते हैं? 500 करोड़ रुपए रखे होते हैं। ठीक है, लेकिन ये पैसा कितना रखना है ये केंद्र की सरकार डिसाइड करेगी कि वो अपने लिए कौन सी इमरजेंसी फंड बना के रखी है, और राज्य सरकार अपने लिए डिसाइड करेगी। अमूमन आकस्मिक निधि में 500 करोड़ रुपए होते हैं। ये पैसे इसी संचित निधि से निकालकर इसमें रखे गए रहते हैं। इसको इसीलिए रखा जाता है कि इसको निकालने के लिए आपको कोई बजट की जरूरत नहीं है, कोई विनियोग विधेयक की जरूरत नहीं है। इसको निकालना बड़ा सिंपल है कि कोई भी इमरजेंसी आता है तो राष्ट्रपति साइन कर देते हैं और ये इमरजेंसी फंड निकल जाता है, इमरजेंसी फंड निकल जाता है। लेकिन इससे पैसा निकालने के लिए आपको महीना वेट करना पड़ेगा। पहले संसद का सत्र बुलाइए। अब मान के चलिए अभी संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा है, दिसंबर का कोई सत्र चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है, कोई सत्र नहीं है संसद का। पता चला आपको संचित निधि से पैसा निकालना नहीं निकलेगा। चुपचाप वेट कीजिए अब जनवरी लास्ट या फरवरी का। जब फरवरी में संसद बैठेगी तब बजट लाया जाएगा, बजट पर हंगामा होगा, फिर बजट राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद विनियोग विधेयक आएगा, लोकसभा राज्यसभा में जाएगा, है कि नहीं? यहाँ पे तब पैसा निकलेगा। राज्यसभा बजटवा को कम से कम 14 दिन तक तो रोक सकती है ना। तो इमरजेंसी का काम आप संचित निधि से कर ही नहीं सकते। दो झमेला है, एक भैया संसद का हमेशा सत्र नहीं रहता है, दूसरा अगर सत्र रहा भी तो बजट लाओ, फिर लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति, झमेला हो जाता है। अगर कोई इमरजेंसी आ गया, जैसे कोरोना आ गया, कोरोना की वैक्सीन आ गई धड़ाधड़, अब वैक्सीन की जरूरत है, 500 करोड़ रुपया वैक्सीन लग रहा है, धाए दे राष्ट्रपति साइन करेंगे 500 करोड़, मान के चलिए इससे ज्यादा है तब तो भी राष्ट्रपति साइन कर देंगे। 2000 करोड़ रुपए इमरजेंसी फंड के थ्रू दिया जाए तो ये पैसा पहले यहां से उठ के कहां आ जाएगा? इमरजेंसी फंड में, यानी कंटिजेंसी फंड में। इसके बाद ये पैसा लग जाएगा। अमूमन इतना रखा जाता है, लेकिन इससे ज्यादा भी जरूरत है तो कोई रोक टोक नहीं होती है, राष्ट्रपति की साइन होती है, खटाक से ये पैसा इसमें से इसमें आ जाता है, निकल जाता है। किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। इमरजेंसी फंड होता है, तो इमरजेंसी फंड को रखना जरूरी है, जिसे कंटीजेंसी फंड कहते हैं, उसे कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं, कंसोलिडेटेड फंड। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। ससुरा बैंक में डकैती करता है, कौन सी बैंक लूटता है ससुरा को? संचित निधि लूट ले पूरा दिन। बताइए, बैंक डकैती करता है है कि नहीं? अगर संचित निधि का कोई डकैती कर गया तो सोचिए कितना अमीर होगा। नहीं समझ में आया? भगवान से प्रार्थना करते, भगवान हमको अमीर कर दो। अरे सीधा बोले, भगवान हमको संचित निधि दिला दे, उसके बाद तो कुछ मत देना, संचित निधि दिला दे। एक बार अगर भगवान ने संचित निधि दिला दिया ना, फिर टेंशन खत्म। अरे यार बेवकूफ कहीं का, ये कर रहा है सर संचित निधि पे जीएसटी लगता है क्या? सरकार को थोड़ी ना जीएसटी देना है यार। संचित निधि में गया क्या है? हमारा ही तो जीएसटी कट के उसमें गया है। सरकार को जीएसटी थोड़े देना है। हम 100 रुपया कमाए, इस 100 रुपया में से 18 रुपया हमने क्या दे दिया? जीएसटी दे दिया। वो चला गया टैक्स के रूप में 18 रुपये जीएसटी। 30% जो लगभग होता है, बचे हुए पैसे का 30%, लगभग 25-30 रुपया हो गया, वो उठा के दे देते हैं, ले आए यहाँ पे। यही सब जमा होते होते धीरे 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 संचित निधि बन जाता है। किसी को कोई दिक्कत? नीरज कुमार पासवान, आपका क्वेश्चन है अजीब रहता है। संचित निधि पर जीएसटी लगता है, भैया वो तो खुदे टैक्स का पैसा, उस पर कौन सी लगेगा? अंबानी अडानी लूट रहे? नहीं बबुआ, ये आप जो भाषा बोलते हैं ना, अंबानी और अडानी लूट रहे हैं, आप बताइए आपको कहाँ लूट रहे हैं? आपने कभी अंबानी का धन्यवाद दिया जो उसने 1 साल तक फ्री में डाटा दिया? कोई एक आदमी आके बोले जो कहा कि धन्यवाद अंबानी, आपका जियो ने हमें 1 साल तक फ्री डाटा दिया? कोई बोला? कोई नहीं बोला। दुनिया में सबसे सस्ता फ्री डाटा दिया 4G, कोई बोला? नहीं बोला। लोग बोलेंगे कब? दूर साला तू नहीं, जियो का नेटवर्क धीमा है, साला तोरा ढेर नौटंकी आपन लगा ले, फ्री में खोजेगा। फ्री के बैल का दांत नहीं गिना जाता है। लोग कहते हैं अंबानी लूट रहा है, तो तुम लूटा कह रहा है? जबरदस्ती आपके घर से आके लूट रहा है। भाई साहब, ये सब उद्योगपति बहुत ज्यादा जरूरी है सर। गूगल नहीं लूट रहा है आपको, कौन कंपनी नहीं लूट रही? आप उसके प्रॉफिट को लूट बोल रहे हो।
आप भी प्रॉफिट करो। ये गलत भाषा है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अंबानी लूट रहा है, अडानी लूट रहा है, यही लोग के टैक्स का पैसा है जो आपको राशन कार्ड पर 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल मिल जाता है। यही अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, महिंद्रा और जीएसटी वीएसटी देने वाले लोगों का पैसा है जो आपको फ्री में वैक्सीन लगेगा, वरना घर से कहाँ से आता है। तो देखिए, आप हमेशा बैलेंस होकर चलिए। विपक्ष की भाषा मत बोलिए और सरकार की भाषा मत बोलिए। इतना याद रखिए, विपक्ष का काम यही होता है आपको गुमराह करना, और जो सरकार में बैठे हैं उसका काम यही होता है कि कैसे मौका मिले तो लूट ले। इसलिए दोनों से सावधान रखिए। ये चाहता है कि इसको बदनाम कैसे करे, और ये चाहता है कि इसको लूटे कैसे, जहां कुछ मौका मिलेगा लूट लेगा। इसलिए आप अपना सावधान में रहिए। इस पे भी नजर रखिए, उस पे भी नजर रखिए। ज्यादा नजर रखिए उस पे जो सरकार पे है, क्योंकि विपक्ष में जो बैठा है वो चिल्ला के रह जाएगा, और जो सरकार में बैठा है वो कुछ भी कर लेगा। तो अगर आप सरकार के गुण गाने लगेंगे तो आप ही का पैसा लुटाएगा। इसलिए बैलेंस होकर चलना चाहिए। समझ रहे हैं आप? पॉलिटी के विद्यार्थी यार, कम से कम आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि लगे कि खान सर के विद्यार्थी। अरे बकलोल कहीं का, नीरज कुमार 50 बार एक के बतिया बोल रहा है संचित निधि पे जीएसटी लगता है। नहीं लगता है बेवकूफ। संसद के वेतन पे जीएसटी लगता है? नहीं, उस पे नहीं लगता है, काट के मिलता है। चलिए आगे देखिए आपके। सरकार किसानों की बात क्यों नहीं मांग रही है? आरबीआई अदर कंट्री को लोन दे सकती है? नहीं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होती है। जब गवर्नमेंट बोलेगी तब डील होता है, ऐसे अपने मन से नहीं करते हैं लोग। आकस्मिक निधि समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। आकस्मिक निधि क्या होता है? हो गया? आकस्मिक, देखिए इसका पैसा अगर एक आदमी पूछे सर ये पैसा खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, फिर संचित निधि से इसमें रख दिया जाएगा। इसका रिपोर्ट देना पड़ता है, विदाउट इमरजेंसी ये नहीं निकाल सकते हैं। इसमें जितना निकाल दीजिए इसमें से उठा के इसमें रख दिया जाता है। आकस्मिक निधि हो गया। अब इसके अलावे जो अनुच्छेद के हिसाब से, आर्टिकल के हिसाब से बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है, लेकिन कंसेप्ट पता होना चाहिए। आर्टिकल से बहस नहीं है। जैसे कुछ ऐसे टैक्स है जो केवल राज्य सरकार लगा सकती है, जैसे बिक्री का टैक्स है। किसी चीज को बेचिएगा तो राज्य सरकार टैक्स लगाएगी, क्योंकि उसी राज्य में बेचना है। कृषि पर टैक्स राज्य सरकार लगाती है। सड़क वगैरह पे राज्य सरकार लगा देती है सर। गाड़ी वाहन वगैरह पे राज्य सरकार लगाती है सर। बिजली पर राज्य सरकार लगाती है। कुछ ऐसे टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, जैसे जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, गिफ्ट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। तो ये सब चीजें जो है ना इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, तो ये चर्चा इसी भाग में किया गया है। तो आर्टिकल से वो क्वेश्चन नहीं पूछते। इसके अलावे बहुत सी ऐसी चीजें कि अगर सरकार बिजली खरीद रही है किसी राज्य सरकार से, जैसे देखिए हम लोग बिजली बिल जो देते हैं वो बिजली बिल भी जमा करते हैं, साथ साथ टैक्स भी जमा करते हैं। जैसे हमारा बिजली बिल मान के चलिए 20,000 रुपया आ गया। कितना आ गया? 20,000 रुपया। और ये 20,000 रुपया अगर बिजली बिल आया मेरा, तो हमको 20,000 के अलावे 2,000 टैक्स भी देना पड़ेगा। लेकिन संविधान में कहा गया है कि अगर केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार से बिजली खरीदती है तो वो केवल बिजली का बिल जमा करेगी, टैक्स जमा नहीं करेगी। जैसे ट्रेन जब चलती है यूपी से, मान लीजिए राजस्थान में जा रही है, तो राजस्थान सरकार से रेलवे जो है वो बिजली खरीद लेती है, और यूपी गवर्नमेंट से भी बिजली खरीदती है। रेलवे का अपना बिजली नहीं है, वो खरीदती है बिजली। तो बिजली खरीदेगी तो केवल वो बिजली का बिल जमा करेगी। राजस्थान सरकार को कहेगी देखिए आपसे इतना बिजली लिए थे, ये ले लीजिए। राजस्थान सरकार कहेगी इस पर 20% टैक्स भी है, तो भाग 12 नहीं पढ़ा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकार को केवल फीस देती है, टैक्स नहीं देगी। ये सारी चीजें हैं, इसको आपको अनुच्छेद के हिसाब से नहीं पढ़ना है, ये आपको पॉलिटी में पढ़ना, सॉरी इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। इसलिए अनुच्छेद इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आता है वो 280 आता है। आपको बताया ना बाबू, आप घबराएंगे नहीं। रीजन क्या है, ये सारी चीजें आपको इकोनॉमिक्स में पढ़नी है, और ये
आर्टिकल के हिसाब से नहीं पूछेगा। और अगर आपको आर्टिकल पढ़ने का शौक भी है तो एप्लीकेशन के होम पेज पर यानी फर्स्ट पेज पर फ्री पीडीएफ सेक्शन में आपको दिया गया है, उसको देखेंगे, किसी काम का नहीं रहेगा। टैक्स वगैरह की जितना टैक्स एक चैप्टर ही है इकोनॉमिक्स में, आप समझ रहे हैं इसका। देखिए जितना भी टैक्स वसूला जाता है, जितना भी टैक्स वसूला जाता है, इस टैक्स को केंद्र सरकार अकेले नहीं रखती है। इस टैक्स को केंद्र सरकार अकेले नहीं देती है, वो राज्य सरकार को भी दे देती है। जितना भी टैक्स राज्य सरकार वसूलती है उसका 43% वो उस स्टेट को लौटा देती है। किसको लौटा देती है? उस स्टेट को लौटा देती है। जैसे मान के चलिए कि बिहार सरकार ने 100 रुपया टैक्स वसूल के दिया केंद्र सरकार को, तो 100 रुपया अगर केंद्र सरकार को दिया तो उसमें से कितना परसेंट लौटाएगी केंद्र सरकार? 43%। कितना परसेंट? 43% लौटा देती है। ये 43%। लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो बहुत पिछड़े हो जाते हैं, जहाँ पर प्राकृतिक समस्याएं होती हैं, पहाड़ी ज़्यादा हो जाता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, कश्मीर हो गया, आतंकवाद से पीड़ित है, बर्फ पड़ते रहता है, पहाड़ है, तो वहाँ पर 43% में काम नहीं हो पाता है। तो कुछ विशेष राज्य हैं जिन्हें 90% लौटा दिया जाता है। कितना लौटा दिया जाता है? 90%। लेकिन अगर नॉर्मल स्टेट हैं, जो जितने नॉर्मल स्टेट हैं उन्हें 43% लौटाया जाता है। यह लौटाएगा कौन? कौन डिसाइड करेगा 43%? राज्य सरकार तो कहेगी भैया हमको 60% लौटा दो, क्योंकि 60% में राज्य सरकार को ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो हम लोग इसके लिए संविधान में बनाया गया आर्टिकल 220, 280, 280 फाइनेंस कमीशन, जिसे कहते हैं वित्त आयोग। इसका नाम, इस अनुच्छेद को वैसे ही याद रखिएगा जैसे आपको खुद का नाम याद है, वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन, किसी को दिक्कत? फाइनेंस कमीशन की का गठन कौन करते हैं भैया? तो इसका गठन करते हैं राष्ट्रपति। इसका गठन क्या करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कितने साल के लिए करते हैं? 5 साल के लिए करते हैं। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए करते हैं। इनकी योग्यता कितनी होती है? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। ये इनका काम क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, टैक्स का बंटवारा करना, टैक्स का बंटवारा करना। कितना परसेंट टैक्स दिया जाएगा? अभी कितना परसेंट स्टेट को लौटाया जाता है? 43% लौटा दिया जाता है। कितने परसेंट लौटाए जाते हैं? 43%। आप कहेंगे कि सर बीच का आर्टिकल क्या हुआ? तो बीच के आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं थे सब, इसको आपको इकोनॉमिक्स जब पढ़ाएंगे तब वहाँ पढ़ाएंगे कि सर जीएसटी क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, गिफ्ट टैक्स क्या होता है, बिजली का टैक्स क्या होता है, सेस टैक्स क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, एडवोलेरम टैक्स क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्स क्या होते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होते हैं, और उसके बाद प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होते हैं। ये टाइप के टैक्स होते हैं। तो आप पढ़े लिखे हो, इतना तो समझते हो कि इकोनॉमिक्स का टॉपिक पॉलिटी में पढ़ाएंगे तो आपका दिमाग डाइवर्ट कर जाएगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आर्टिकल 280 याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? वित्त आयोग, बताइए वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? राष्ट्रपति करेंगे। वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? राष्ट्रपति। वित्त आयोग कितने साल के लिए होता है? वित्त आयोग कितने साल के लिए होते हैं? 5 साल के लिए होता है। वित्त आयोग 5 सालों के लिए होते हैं। आगे बढ़े। हाँ, उसी में जीएसटी वगैरह वहां पढ़ाएंगे बाबू, जब पढ़ाएंगे ना आपको तब जीएसटी वगैरह सब पढ़ा देंगे वहां। देखिए जीएसटी तो आता है इसी भाग में, जीएसटी बाबू आएगा इसी भाग में आएगा, 273 में आएगा, 277 में आएंगे। तो ये सब चीजें 277 वगैरह अभी पढ़ा के क्या करेंगे? क्योंकि अगर 277 पढ़ाएंगे तो फिर आपको कहेंगे कि सर जीएसटी भी समझा दीजिए यहाँ पर, तो हम कहाँ से समझाएंगे भैया? क्योंकि वो तो उसका टॉपिक है। इकोनॉमिक्स जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। जूट वगैरह पे भी जो टैक्स लगते हैं सब। इंग्लिश वर्जन बुक ला दीजिए, ला देंगे भाई, इंग्लिश वर्जन भी ला देंगे। ये याद रहेंगे सर 266 तक।
भाग 12 कंप्लीट याद रहना चाहिए आपको। मेन भाग 12 से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। आर्टिकल 300 का क कितने लोग बता सकते हैं? आर्टिकल 300 का क देखिए कहाँ ले आके फेंका है इसको। आर्टिकल 300 का क में क्या है, आप बता दीजिए। आर्टिकल 300 के क में क्या है? आर्टिकल 300 के क में, वेरी गुड, प्रॉपर्टी का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। किसका अधिकार है भैया? संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, यानी मूल अधिकार रहता तो सरकार भी नहीं छीन सकती है, अब ये कानूनी अधिकार हो गया है। संपत्ति का अधिकार यानी प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का अधिकार। अब ये कैसा है? विधि का अधिकार, कानूनी अधिकार हो चुका है, कानूनी अधिकार है, यानी कानूनी तरीके से आपको छीना जा सकता है। अब ये कानूनी अधिकार बन चुका है। कौन सा अधिकार बन चुका है? कानूनी अधिकार बन चुका है, कानूनी अधिकार बन चुका है। इसमें आपको 5 अनुच्छेद बस याद रखने हैं, 265, 66, 67, 80, 300 का क। इस भाग में कंप्लीट ये 2 अनुच्छेद याद रखेंगे। चलिए देखिए, भाग संख्या 12, भाग संख्या 12 वित्त संपदा और संविदा था। 264 से लेके आर्टिकल 300 तक था। बीच के जितने चीज थे वो टैक्स से रिलेटेड थे, वो टैक्स वाली चीजें आपको फाइनेंस यानी इकोनॉमिक्स में पढ़ा दी जाएगी। यहाँ याद रखेंगे बस, आर्टिकल 265 में बोला है कि विदाउट कानून बनाए आप टैक्स नहीं ले सकते। आपको जितना टैक्स बनाना है, जितना लेना है, उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आप 1 रुपया भी टैक्स नहीं ले सकते। 266 में कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि है। 267 में कॉन्टीजेंसी फंड यानी आकस्मिक निधि है। 280 में वित्त आयोग है जो केंद्र और राज्य के बीच में टैक्स का बंटवारा करेगा। इसकी गठन राष्ट्रपति साहब करते हैं। कितने दिन के लिए करते हैं? 5 साल के लिए। आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि जो 2020 के बाद जो वित्त आयोग आएंगे इनका नाम क्या रहेगा? जो अभी वित्त आयोग रहेंगे उनका नाम बताइए क्या हो? वित्त आयोग का नाम बताएंगे। वित्त आयोग का नाम, पंद्रहवें वित्त आयोग का नाम बताएंगे। 14वें तो वाई वी रेड्डी थे। एन के सिंह, वेरी गुड। 15वें वित्त आयोग एन के सिंह है। 15वां वित्त आयोग एन के सिंह है, एन के सिंह। पहले वित्त आयोग कौन थे? फर्स्ट वित्त आयोग केसी नियोगी, केसी नियोगी। 14वें कौन थे? वाई वी रेड्डी। 13वें कौन थे? विजय केलकर, विजय केलकर, विजय केलकर 13वें, वाई वी रेड्डी 14वें, और 15वें आपके कौन है? एन के सिंह हो जाएंगे। 15वें एन के सिंह हो जाएंगे। इनका कार्यकाल 2020 से स्टार्ट, 2020 से 5 साल होता है तो कहाँ तक जाएगा? 2025 तक, 2020 से 2025 तक जाएगा। पहले वित्त आयोग केसी नियोगी, 13वें वित्त आयोग केलकर, 14वां वित्त आयोग वाई वी रेड्डी, और 15वां वित्त आयोग एन के सिंह। इनका कार्यकाल 2020 से 2025 तक है। एन के सिंह है, इतना याद रहेगा। अब आगे हम लोग को पढ़ना है भाग संख्या 13। भाग संख्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? 13 पढ़ेंगे। और ये भाग संख्या 13 में व्यापार, वाणिज्य इत्यादि की चर्चा है। उसके बाद आ जाएगा आपका भाग संख्या 14, उसके बाद 14 का क, फिर 15, 16, 17, बाकी सब। अब आप खुद देखिए ना, आर्टिकल 300 तक पहुंच चुके हैं, आर्टिकल 300 तक पहुंच चुके हैं। बीच में आपको पढ़ा भी दिए हैं, कौन सा? 352, 356, 360, ये सब तो पढ़ाइयो दिए। आपातकाल वाला भाग 18 पढ़ा दिए, उसमें बस आपको रिवाइज करा देंगे। राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे तो आपातकाल तो पढ़ा ही थे, इमरजेंसी का चीज़ तो पढ़ा ही दिए थे वहाँ पर, दोबारा थोड़ी पढ़ाएंगे उसको। तो आप समझ रहे हैं, आप अपना लगभग 75% पॉलिटी कंप्लीट कर चुके हैं।
70% मान के चलिए। पॉलिटी अब कंप्लीट कर दिए। अब आगे का क्लास कल देखेंगे लोग, ठीक है। आप बुक ले लीजिएगा बाबू याद से, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, तो फिर हमको मत कहिएगा। अब आगे का क्लास कल देखेंगे। 2 बजे से आपका ज्योग्राफी होगा, 1 बजे से नक्शा का क्लास होगा। अरे बेवकूफ, वित्त आयोग पूरा पढ़ा है राजकुमार मुनि भाई। वित्त आयोग पूरा पढ़ा है मतलब क्या? 1 से लेके 15 तक का नाम बताएं, वो किताब खरीद लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है भाई। उनका कहना है कि वित्त आयोग पूरा बताए, मतलब 1 2 3 4 5 6 क्या करिएगा याद करके? या तो पहला पूछता है, या तो 15वां या 14वां पूछेगा, बीचवा में क्या पूछेगा कि 1960 से 70 कौन थे? बुक की लिस्ट है, उसमें देख लीजिएगा तब। अजीब बात है। अब इसमें पूरा क्या पढ़ाना है भैया? वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। इनकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। इनका काम यही होता है कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में टैक्स का बंटवारा कितना किया जाए। इस बार इन्होंने कहा है कि 43% दिया जाएगा। अब 2025 में एनके सिंह अपना क्या रिपोर्ट देंगे, ये देखा जाएगा 2025 में, क्योंकि 24 से 25 तक तो वही रहेंगे, पूरा अध्ययन करके वो दे के चले जाएंगे। ये रिपोर्ट है, क्या बोलेंगे यार अब इससे ज्यादा वित्त आयोग के बारे में? मतलब क्या, अगर आपको डाउट है तो वो बोलिए, ये कौन सा टॉपिक है? अगर आप बोल दी वित्त आयोग पूरा पढ़ाइए। लड़की सबका ना लेवल दूसरा होता है, अलग लेवल की होती है। अगर उसको आपको पॉलिटी में डाउट होगा तो कहेगी पॉलिटी पूरा पढ़ाइए, दिमागे झनक जाता है, कौन सी पढ़ाए रे भाई। अरे भाई, कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप बोलिएगा ना कि सर इसको क्लियर कर दीजिए। लड़की ही नहीं बोलती है इसको क्लियर कर दीजिए, उसको दिक्कत हो जाएगा। मान के चलिए जीएसटी समझने में दिक्कत होगा, कहे सर इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ाइए। एक वैज्ञानिक जो था ना, उस रिसर्च कर रहा था कि लड़कियों का दिमाग कैसा होता है। तो लड़कियों के दिमाग को समझने के लिए उस वैज्ञानिक ने शादी कर लिया, कि ताकि वो लड़कियों के दिमाग पर रिसर्च कर सके अच्छे से। तो वो वैज्ञानिक जब शादी कर लिया, तो शादी के 1 साल बाद वो ये भूल गया कि विज्ञान क्या होता है। मतलब लड़कियों के दिमाग पे रिसर्च करने गया था, शादी की 1 साल बाद वैज्ञानिक भूल गया कि विज्ञान क्या होता है। ससुरे रिसर्च करने गए थे, समझ में आ गया? रिसर्च करेगा।